के इंसेंटिव दिए जाते हैं, आदि आदि पर विस्तार से HWC टीम आपसे चर्चा करेगी। मैं डॉक्टर ओपी तिवारी सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप अपना सेशन आरंभ करें। Yes, Juhi, thank you very much. Yes, आप सभी जितने लोग आज हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर ओपी तिवारी है। मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम का स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम में कई सारे कंपोनेंट्स हैं और अभी डॉक्टर जूही बता रहे थी, बड़ी अच्छी तरह से समझा रही थी कि केवल ओपीडी सर्विसेज नहीं होती, हमें बहुत सारी दूसरी सर्विसेज देनी होती हैं, जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट हैं। तो जिन वजहों से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कौन से होंगे, किस तरह से विकसित होंगे और वहाँ पर क्या काम होगा, वो सारी वजह मैं आपको अगले लगभग आधा घंटे में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है। और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, ये शहरी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए भी है। तो सारे जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल डिस्पेंसरीज हैं, तो ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सारे जो संस्थाएं हैं, इनको दिसंबर 2022 तक हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करना है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करना है मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक हमने बिल्डिंग का शेप चेंज कर दिया या वहां डिजाइन बना दिया, उससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गया। उसमें कई सारी एक्टिविटीज हैं और वो एक्टिविटीज इस तरह से हैं कि जो जन सामान्य है, जो नागरिक हैं, उन्हें अपने घर के पास वो सारी सेवाएं मिल जाएं जो इमरजेंसी में या प्राइमरीली उन्हें जरूरत होती है। तो एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, CPHC, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ होता है कि संपूर्ण, यानी कोई भी जरूरत हो किसी व्यक्ति की, कोई भी प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य संबंधी, उसकी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राइमरी कम से कम हेल्प हम लोग कर पाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सभी लोगों को मिले, सारे लोग हमारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उन पर आए, इस दृष्टि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को विकसित किया जा रहा है। तो एक प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप आसानी से उनको समझेंगे और फिर कुछ बातें हम लोग बिना प्रेजेंटेशन के भी करेंगे। कुछ लोगों के माइक ऑन है, उसको आप बंद कर लें। ये कार्टून है ना। हाँ, ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। यस, जूही आप बताएं, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके ओके, गुड। सो मैं रिसेंटली एक संस्था में गया था भोपाल में, और वहाँ पर वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, साथ में वहाँ का विजिट भी किया था। तो मुझे लगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर अभी कोई कंसेप्ट शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में या तो है नहीं, या फिर है भी तो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिस पर्पज से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं वो पर्पज पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये क्या है सर्विसेज और किस तरह से हमें इनको रोल आउट करना है, कैसे लोगों को फायदा देना है, वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये देखने की आवश्यकता है कि जब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बने थे, उसके पहले यानी 2 साल पहले तक स्थिति ये थी। और जो एक बहुत बड़ा डेटा था ये भारत सरकार का, हम लोग प्राइमरीली केवल RCH की सेवाएं देते थे। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर थी बड़ी सिलेक्टिव थी, केवल RCH फोकस थी। उसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चों की देखभाल शामिल थी या उनका टीकाकरण। और ये कुल सेवा आवश्यकताओं का केवल 20% था, यानी 80% सेवाओं का हम लोग दे ही नहीं पाते थे। और इस कारण से जो आप दाहिनी तरफ देखेंगे कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 28% लोग और शहरी क्षेत्रों में 30% लोग जरूर थे। यानी आपकी स्वास्थ्य संस्था के आसपास रहने वाले लोगों में से 100 में से केवल 21 लोग जब बीमार होते थे, 100 लोग बीमार होते थे तो उनमें से केवल 21 लोग हमारी सरकारी संस्था में आते थे, क्योंकि हमारी सेवाएं बड़ी सिलेक्टिव थी, कंप्लीट मेनू नहीं था।
जबकि पिछले कुछ सालों में सबसे नीचे आप देखिए लिखा हुआ है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, ये इनके कारण होने वाली मृत्यु अब इतनी बढ़ गई है कि ये कुल मृत्यु का 62% हो गई है। अगर 100 लोग मर रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उनमें से 62 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण मरते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, कैंसर 3 तरह के, ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय रोग संबंधी बीमारियां। तो ये 4 नॉन कम्युनिकेबल हैं, यानी एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा होने लगी हैं। शहरी क्षेत्रों में तो इनका प्रेवलेंस और भी ज्यादा है। और अगर आप में से किसी ने डेटा देखा हो तो अभी रिसेंटली NFHS 5 का डेटा जो आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, उसमें हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस इतना ज्यादा आया है कि 100 में से लगभग 22 लोग हमारे यहाँ पर, 22 से भी, बल्कि 22 से 24 के बीच में उनको हाइपरटेंशन हो ही रहा है। आप अपने घर के आसपास के लोगों की इमेजिन करिए, अपने घर के लोगों को इमेजिन करिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा प्रेशर कितना ज्यादा कॉमन बीमारी हो गई है। ऐसे ही डायबिटीज। लेकिन ये सेवाएं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, सब हेल्थ सेंटर्स पे उपलब्ध नहीं थी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अब ये एडिशनल और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में से लिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा वो कितनी सेवाएं हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। ये तो वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था। एक ये हमारी संस्थाएं हैं, और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाएं हैं, वहां पर हम लोग सेवा पूरी तरह नहीं दे पा रहे थे। इवन शहरी, अर्बन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहां पर भी कई सर्विसेज अभी पूरी तरह नहीं दी जाती हैं, या जो भी डॉक्टर जूही बता रही थी आपको, तो वो हमारी जो ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सेवा वहां नहीं मिल पाती, वो फिर वहां से जिला अस्पताल जाते हैं या और बड़े अस्पतालों में जाते हैं, और वहां पर फिर भीड़ बढ़ती है। और जब बड़ी संस्थाओं में भीड़ बढ़ती है, तो फिर वहां पर जो क्वालिटी चेकअप होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्वालियर में हैं, और ग्वालियर में हमने अपनी ठाटीपुर डिस्पेंसरी में, या लक्ष्मीगंज हॉस्पिटल में, या किसी दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या भोपाल की बात करें तो वहां पर किसी UPHC में, अगर हमने प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है लोगों के वो पूरे नहीं किए, तो छोटी छोटी तकलीफ के लिए भी लोग मेडिकल कॉलेज जाएंगे या जिला अस्पताल जाएंगे। तो वहां पर जब भीड़ बढ़ेगी, तो जो वहां डॉक्टर साहब होंगे, उनको इतने सारे पेशेंट्स देखने के लिए उतना समय नहीं होगा, तो फिर वो उतना क्वालिटी चेकअप नहीं हो पाता, ना क्वालिटी से सर्विस मिल पाती है। तो ये हमें सेवाएं अब अपने स्तर पर, छोटे लेवल पर, PHC के लेवल पर उपलब्ध करानी पड़ेंगी। ये मैंने चित्र में बताने की कोशिश की है कि ये जो ऊपर की सबसे ऊपर का तिकोना है ये, और इसके नीचे वाला भाग, ये दोनों संस्थाएं मतलब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, ये PMJ के अंदर कवर्ड हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और यहाँ पर ही हमारे मैक्सिमम केस चले जाते हैं, पर उनकी प्रॉपर जांच नहीं हो पाती, क्योंकि हम ये नीचे वाली जो संस्थाएं हैं, PHCs और सब हेल्थ सेंटर्स, वहां पर सर्विस उपलब्ध नहीं करा पाते। अगर हम सब हेल्थ सेंटर्स, वो तो खैर आपसे अलग रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर हम UPHC और PHC पर माइनर एलिमेंट्स का सही समय पे सही इलाज कर दें, तो लोगों को यहाँ ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनका मकसद यही है कि लोगों को विद इन 30 मिनट्स उनके घर के पास कॉम्प्रिहेंसिव यानी संपूर्ण प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए, प्राथमिक आवश्यकता उनकी पूरी हो जाए। तो ये जो समस्या थी, मैंने बताया आपको कि सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी, इस कारण लोग ऊपर की संस्थाओं में जाते थे और वहां पर भीड़ भाड़ होती है। उसका समस्या का समाधान भारत सरकार ने ये सजेस्ट किया है कि हम लोग दिसंबर 2022 तक सभी अर्बन और रूरल PHCs और सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर दें, ताकि लोगों को विद इन 30 मिनट्स जो प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ समाधान मिल जाए, तात्कालिक उनकी आवश्यकता, तात्कालिक उनकी समस्या हल हो जाए। फिर उसके बाद अगर आवश्यकता है तो उस केस को रिफर किया जाएगा, और हो सकता है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर में दर्द, लूज मोशंस, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मामूली सी, तो इस टाइप की जो चीजें हैं नॉर्मल, अगर वो ठीक हो जाती हैं तो बड़ी संस्था में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अन्यथा जो हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, वहां पर कई बार ऐसी छोटी छोटी तकलीफों को लेकर भी लोग पहुंच जाते हैं, और इस कारण से फिर वो जो जेन्युइन केस होता है जिसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता होती है डॉक्टर को, वो नहीं दे पाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई, इसके नीचे वाली लाइनें छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपसे संबद्ध नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो कंसेप्ट है
वो इस चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक तो एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज है, और एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज क्या है, वो ये है, 12 तरह की सेवाएं। पहले हम लोग केवल RMN-CHA की सेवाएं देते थे। इसमें प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज और दूसरे RCH की सर्विसेज। फिर कुछ कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम हम लोग एड्रेस करते थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में। इसके अलावा थोड़ी सी OPD। तो ये जो सर्विसेज थी ये तो हमारी बहुत चल रही थी, और हमारी बेसिकली जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि हमारी जो कंसेप्ट रहा अभी तक वो यही रहा है कि UPHC में अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेते हैं, हमारी OPD बहुत अच्छी होती है। बट दैट इज नॉट ऑल, वो पूरा पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले 1 नंबर से 6 नंबर तक की जो चीजें थी, ये मुझे लगता है गड़बड़ हो गया कहीं पर। ये जो शेयर हो रहा था मेरा प्रेजेंटेशन, इसको मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। यस यस। तो ये जो 12 तरह की सेवाओं, पहले 6 जो थी वो तो हम लोग पहले से ही दे रहे थे। इसके अलावा ये 7 नंबर से लेके 12 नंबर तक की जो सर्विसेज हैं, इन पे अब हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब वो 6 तो चलेंगी ही, और जो मैं आपको बता रहा था कि अभी तक हमारा कंसेप्ट ये था कि केवल OPD सर्विसेज चलाना है, सिर्फ वो नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये 12 तरह की सर्विसेज तो बेसिकली क्लिनिकल सर्विसेज हैं, जिसमें 7 नंबर पे जो अलग कलर का फॉन्ट मैंने यूज किया है, स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो मैंने 4 आपको बताई, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज और कैंसर्स। तो ये 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनका स्क्रीनिंग, इनके लिए स्क्रीनिंग हम लोग पहले कभी नहीं करते थे। जो अस्पताल में आपके पास पेशेंट आता है, आप उसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जरूरत होती है तो, इंडिकेशन होता है तो आप ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। क्योंकि वो आपके पास आया, आपको अपॉर्चुनिटी थी तो आपने स्क्रीन कर लिया। लेकिन उनका क्या, जो डिजीज डेवलप कर चुके हैं पर अभी तक एसिम्टोमेटिक है, और वो डिजीज बढ़ती जाएगी उनकी, और जब तक आपके पास आएंगे तब तक कुछ ना कुछ डैमेज बॉडी में ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है 7 नंबर में, स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग का कहने का आशय है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, समुदाय आधारित स्क्रीनिंग, जिसमें हम 30 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। और अब तो जो हमारा सीबैक फॉर्म है, इसकी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, सीबैक मतलब कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, एक तरह की रिस्क प्रोफाइलिंग है। किसी व्यक्ति की रिस्क कितनी है डिजीज डेवलप करने की, उसका हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं उससे, सीबैक फॉर्म से। तो ये सीबैक फॉर्म जो है, ये आशा कार्यकर्ता हमारी भर्ती है, हिंदी का फॉर्म है। आप सब लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप अपनी आशा कार्यकर्ता से कहिए कि मैं एक सीबैक फॉर्म दिखा दीजिए, और फैमिली फोल्डर, एक फैमिली फोल्डर होता है और एक सीबैक फॉर्म होता है। आप देखिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बड़ी सरल सी भाषा में, हिंदी में, वो प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को बीमारी होने की रिस्क कितनी है। क्योंकि हर आंसर के लिए उसमें स्कोरिंग है। अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में आपके मदर फादर को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर उसका आंसर है यस, तो फिर एक स्कोर रहता है, दो स्कोर मिल गया। एक क्वेश्चन का फिर 2 मिल गया, क्या आप स्मोक करते हैं, फिर से यस होने पर 2 स्कोर मिल गया। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आप सप्ताह में 150 मिनट आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती तो फिर स्कोर बढ़ गया। तो इस तरह से वो स्कोरिंग उसमें होती है। और जब वो स्कोर 4 से ज्यादा चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति में डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। तो ये आशाएं इस सरल से फॉर्म को भरकर रिस्क प्रोफाइलिंग करती हैं। ये आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, लेकिन आप आशाओं से ये फॉर्म मंगवा के देखिएगा और फैमिली फोल्डर मंगवा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि कम्युनिटी में एक इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि उन लोगों को फायदा हो जिनकी वैल्यूज तो बढ़ गई हैं ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की, लेकिन उनको अभी तक नहीं मालूम, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सिम्टम्स, दे आर सिम्टमलेस, एसिम्टोमेटिक टिल नाउ। तो स्क्रीनिंग देन प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन कैसे करें? हमें मालूम है कि मैक्सिमम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। हम बैठे हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, खूब खाना सुबह दोपहर शाम, और उसके बाद फिर पड़े रहना,
ये हमारी लाइफस्टाइल है। या किसी न किसी कारण से रात को 1 या 2 बजे तक जागना, 3 घंटे 4 घंटे सोना और फिर सुबह अपने फिर वही भाग दौड़ वाली चीज चालू कर दी। तो हमारी खाने पीने की हैबिट्स, हमारी दूसरी रहन सहन की हैबिट्स, ये सारी डिसाइड करती हैं हमारी फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री को तो आप कुछ नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपके फादर को डायबिटीज है तो है, अब आप उनकी डायबिटीज को कुछ, आपकी फैमिली हिस्ट्री में आ गई, वो एक रिस्क फैक्टर आपका है। अगर उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो एक रिस्क फैक्टर आपका है, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? आप वेट मॉनिटर कर सकते हैं, वेट को मैनेज कर सकते हैं, आप डाइट में अकॉर्डिंगली चेंजेस करवा सकते हैं। कौन सा खाना खाना चाहिए जो आपके लिए न्यूट्रिशियस भी हो लेकिन आपका अननेसरी वेट भी ना बढ़ाए। किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी करें हम, कितने घंटे हमें सोना चाहिए, कितनी हमें फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। तो अपनी लाइफस्टाइल को जो मॉडिफाई करने वाली चीजें हैं वो तो हम कर सकते हैं। और अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है भी लेकिन हमने राइट टाइम पर ये इंटरवेंशन किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, तो हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें दूसरा शब्द 7 नंबर के पॉइंट में प्रिवेंशन है। सो स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब अगर हमें पता चल गया पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करने पर कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अभी आज की तारीख में 150/96 है, 150/96, दैट मीन्स दिस इज अबव नॉर्मल, लेकिन अभी कोई सिम्टम नहीं है, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस, मे बी सम मेडिकेशन, उससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसका उपचार भी, ट्रीटमेंट भी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट है। इसके अलावा भी जो 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पे लिखे हुए हैं, कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी प्रॉब्लम्स, बेसिक ओरल हेल्थ, एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ, इसके बारे में बहुत कम हम लोगों ने काम किया है अभी तक। एल्डरली हेल्थ के बारे में बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग बर्न्स एंड ट्रॉमा, और स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। थोड़ी देर पहले जो ही आपको बता रही थी कि अगर कोई उदास रहता है, सुस्त रहता है, चिड़चिड़ापन आ गया है, आपस में झगड़े होते हैं परिवार में, तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। और आप सभी लोग चूंकि शहरी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं आज इस प्रोग्राम में, तो आप सब अखबार पढ़ते होंगे और आप देखते होंगे कि रोजाना जो तीसरे चौथे नंबर के पेज पर जो खबरें रहती हैं वो सुसाइड्स की होती हैं, वायलेंस की होती हैं, एक्सीडेंट्स की होती हैं। ये सारे मानसिक स्वास्थ्य का एक परिणाम है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। तो इतने सारे तरह की सर्विसेज अब हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर देनी है। अब मैं वापस एक स्लाइड पीछे जाता हूं जहां से मैंने इसको एकदम ले लिया था। यस, कि ये एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज अब हम लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराना है, जिसमें 12 तरह की सेवाएं हैं। और ये इसमें कुछ सांकेतिक चित्र बने हुए हैं, चित्र तो ये 6 ही बने हुए हैं लेकिन सेवाएं 12 तरह की हैं। इसमें आप देखिए राइट साइड में मेंटल हेल्थ है, उसके बाद एनसीडी है, फिर ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, एल्डरली केयर वाला ये एक वृद्ध पुरुष और महिला का फोटो है। आरसीएच सर्विसेज तो रहेंगी ही, आरएमएनसीएच तो रहेंगी ही। पहली 6 सेवाएं हैं उनको तो बंद नहीं कर सकते बल्कि उनको और मजबूत करना है, लेकिन जो नई सर्विसेज थी वो मैंने आपको बताई। तो एक तो ये कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का है, जो आप लोग हो सकता है मैक्सिमम चीजें उसमें से कर रहे हो। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट इसके पास है, हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस एक्टिविटी, इस पे हम लोगों का अभी पूरी तरह फोकस नहीं है। सभी मेडिकल ऑफिसर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टाफ नर्सेज और दूसरे हमारे जो साथी इसमें आज जुड़े हुए हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि पहले हम लोग केवल ये बात करते थे, आज हम लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, खासतौर पर कोविड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज मेनी टाइम्स बेटर देन क्योर, और हम सब इसीलिए ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन को एक्चुअली प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कोविड के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, जो हेल्थ प्रमोशन है ये कई बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम लोग दूर रख पाएंगे अगर हम योगा करवाएंगे लोगों। इसमें चित्र देखिए नीचे बने हुए हैं कई सारे, जैसे एक योगा का चित्र बना हुआ है, फिर कुछ न्यूट्रिशन से संबंधित है, एक्सरसाइज से संबंधित है, स्क्रीनिंग से संबंधित है। तो अगर ये चीजें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोगों की बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, या डिजीज प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
अगर सही एज में अगर हमने लोगों की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा दिया तो मे बी उस व्यक्ति को जिसकी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की, हो सकता है इस व्यक्ति को वो बीमारी ना हो अगर उसने अपना वेट कंट्रोल किया है, अगर उसने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया है, अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, पर्याप्त स्लीप लेता है और प्रसन्न रहता है, स्ट्रेस नहीं रहता। तो ये सारी चीजें अगर हमने देखना चालू कर दिया तो लोगों को हम बीमार होने से बचा भी सकते हैं। अभी हमारा ध्यान केवल क्लिनिकल सर्विसेज पर रहता है। अब आपने नंबर 2 वाला जो कंपोनेंट है, इस पर भी हम सब लोग ध्यान दें, जरूरी है। इसके बाद फिर लास्ट में इसमें लिखा हुआ है रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब आवश्यकता के अनुसार हम रेफरल भी करें। जब हमें लगे कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर में ठीक है, हमने जो एसेंशियल उस समय जो ट्रीटमेंट जरूरत थी वो हमने दे दिया, लेकिन इसको अप्रोप्रिएट जगह पर हमें रेफर करना चाहिए, तो वो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कंसेप्ट में है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, 12 तरह की हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन की गतिविधियां हैं, वेलनेस की गतिविधियां हैं। वेलनेस की गतिविधियों के अंतर्गत जो तमाम नेशनल हेल्थ डेज हैं, इंटरनेशनल हेल्थ डेज हैं, आपने सुना होगा, डायबिटीज डे, हाइपरटेंशन डे, हार्ट डे, ये डे और वो तमाम सारा करते करते 36 तरह के कम से कम नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ डेज हैं, जिनको अब हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट कैसे करें? सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आप सब अपने अपने यूपीएचसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहना चालू कीजिए। भले ही वहां पर भी रगाई पुताई हुई हो कि नहीं, वहां डिजाइनिंग हुआ हो कि नहीं, लेकिन दिस इज ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम लोग ये डेज सेलिब्रेट करें। मैंने आपको बताया कि 36 डेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कैलेंडर दिया है कि इतनी एक्टिविटीज हमारे यहाँ होना ही चाहिए। उसमें ये सारी चीजें हैं, उसमें हाइपरटेंशन का भी है, डायबिटीज का भी है, कैंसर का भी है और कई सारे हैं, टोबैको डे। तो ऐसे करते करते जो 36 डेज हैं उसमें करना ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी में, हमारे अस्पताल जहाँ पर है उसके आसपास की कम्युनिटी से कम 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे लोगों को जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी बातें लोग मानते हैं, सुनते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को और उनको हम इस कार्यक्रम में बुलाएं और वहां पर डिजीज के बारे में, वो पर्टिकुलर डे पर जो थीम है उसके बारे में लोगों को अवेयर करें, उनको जागरूक बनाएं। आप तय मान लीजिए कि आपने अगर 25 लोगों को अच्छी तरह समझा दिया कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, या कैंसर क्यों होता है, या डायबिटीज क्यों होती है, या मोटापे के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो 25 लोगों तक ही जानकारी नहीं रहेगी, वो हर व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को बताएगा ये बात। लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह उनको कम्युनिकेट करते हैं। आप इतने प्रभावशाली तरीके से उनको कम्युनिकेट कीजिए कि उनको रहा न जाए, घर जाते ही वो बताएं कि आज तो इतनी बढ़िया चीज सीख के आए हैं। ये सिर्फ खाना और सोना ही नहीं है, हमें रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेज गति से चलना है, कि हमें सॉल्ट कम खाना है, कि हमें ऑयली चीजों का कम इस्तेमाल करना है, कि हमें वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है। आपने जितना अच्छी तरह समझा दिया उतनी ही अच्छी तरह से वो मैसेज फिर आपके पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे एक फॉर्मेलिटी के रूप में लिया, अपने कर्मचारियों से बोल दिया कि जाओ सेलिब्रेट कर लो, बता दो क्या बताना है, कौन सा कागज आया पढ़ के सुना देना, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मैं आप सच बता रहा हूँ आपको, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सरकारीकरण जैसा हम कई बार करते हैं, कार्यक्रमों को फॉर्मली कर लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्यों अपना और सबकी एनर्जी वेस्ट करना? जो आए हैं ऑडियंस आपके, उनको ये लगे कि आपने उनको बुलाया है और डॉक्टर साहब ने वहां पर हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हम इसको आज से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी अपेक्षा है कि ये सेकंड कंपोनेंट जो है, इस पर आप सभी लोग काम करना प्रारंभ करें। ये टीम बेस्ड अप्रोच है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जो नीचे लिखा हुआ है। इसमें मेडिकल ऑफिसर भी हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी लोग मिलजुल कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको फिर लिस्ट के रूप में 12 तरह की सेवाएं बता दी थी, वही इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया है। इसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये केवल क्लिनिकल सर्विसेज हैं, ये मान लीजिए। इनमें जो हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस एक्टिविटीज हैं वो इनमें क्लिनिकल में नहीं ली गई हैं, वो पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी है। ये चित्र मैं आपको स्पेशली दिखाना चाह रहा था कि जो आपके पास लोग आते हैं ओपीडी में, वो इतने कम होते हैं। जो इस आइसबर्ग फिनोमेना में जो ये पिक्चर है, इसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमेना। आप में से कई लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा या कम्युनिटी नर्सिंग में पढ़ा होगा, जो हमारी स्टाफ नर्सेज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें बर्फ का एक पहाड़ है जो पानी में है।
इसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन ऊपर दिखता है हमें और बड़ा पोर्शन नीचे पानी के अंदर डूबा रहता है जो हमें दिखता नहीं है। वही स्थिति अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की है। जो हमारे अस्पताल में आते हैं लोग वो तो कम होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कम्युनिटी में छुपे हुए हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको अभी सिरदर्द चालू नहीं हुआ, जिनको एक्सर्शनल डिस्निया नहीं है, जिनको हैवी हेडेडनेस नहीं है, जिनको पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया नहीं है, जिनको वेट लॉस अभी नहीं हुआ है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं लेकिन जिनकी वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, वो लोग ये नीचे वाले पोर्शन में है। अब इनका तो ऊपर वाले लोग जो हैं जिनको तकलीफ हो गई है वो आपके पास आए हैं, तो आपने उनका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, उनकी शुगर चेक कर ली और उनको बता दिया कि आपको ये तकलीफ हो गई है। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, जो आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है येलो कलर के स्क्वायर में। अपॉर्चुनिस्टिक बिकॉज लोगों को तकलीफ हुई, वो आपके पास आए और आपने उनकी जांच कर ली। लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है जिसमें कि लोग अभी आपके पास नहीं आए हैं, हम खुद अपने कार्यकर्ताओं की मदद से उनका स्क्रीनिंग करें, 30+ लोगों का सभी का स्क्रीनिंग करें, उसे कहते हैं हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। और इसके माध्यम से आपको याद हो तो हमने 2 साल पहले निरोगी काया अभियान चलाया था और हजारों लोगों को, नए केसेस को हमने डायग्नोसिस किया था हाइपरटेंशन और डायबिटीज का। अब ये एक्टिविटी लगभग बंद सी पड़ गई है कोविड के बाद, कोविड के समय में इसे फिर से चालू करने की आवश्यकता है। आशा कार्यकर्ताएं सीवैक फॉर्म भरेंगी और उनका स्क्रीनिंग आप यूपीएचसी पे भी कर सकते हैं और हमारी एएनएम और स्टाफ नर्सेज भी कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी इसकी ट्रेनिंग एनसीडी की दी जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपके पास ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के लोग आए वो तो इतने कम थे, उनसे कई गुने ज्यादा कम्युनिटी में हैं जिनको हमें पहचानना है। आशा कार्यकर्ता, ये पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग का एक फ्लो चार्ट है कि आशा कार्यकर्ता फॉर्म भरती हैं, सीवैक फॉर्म, उसके बाद फिर हेल्थ वर्कर या स्टाफ नर्स उनका स्क्रीनिंग करती हैं। मेडिकल ऑफिसर के पास केस आता है, मेडिकल ऑफिसर उस केस को देखते हैं और उसके बाद फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और उनको लगता है कि नहीं इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो केस को आगे रेफर कर देते हैं, नीचे जो लेफ्ट साइड में है जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, वहाँ रेफर कर देते हैं। तो आशा कार्यकर्ता से सीवैक फॉर्म से चालू हुआ, हेल्थ वर्कर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड शुगर चेक की और इनको फिर एक एनसीडी एप्लीकेशन होती है, एनसीडी ऐप जो उनकी टैबलेट में रहती है, उसमें ये वैल्यूज को दर्ज किया जाता है। और जैसे ही इस फॉर्म को भी दर्ज करते हैं, सीवैक फॉर्म को भी डिजिटाइज करते हैं, सीबैक फॉर्म जो आशा कार्यकर्ताएं भरती हैं उसको भी एनसीडी एप्लीकेशन में डाला जाता है और उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की, उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। और जब उसमें वैल्यू जैसे ही बढ़ी हुई आती है, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है एनसीडी ऐप, वो उसे केस को मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर कर देता है। तो फिर एमओ की जिम्मेवारी होती है कि उस केस को देखे और उसको ट्रीटमेंट दे या फिर उसे रेफर करे। तो ये पूरा पॉपुलेशन बेस्ड एनसीडी स्क्रीनिंग का एक चक्र है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या अलग है, कुछ एक तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, संपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं 12 तरह की। फिर इसमें थोड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हम लोगों ने फंड्स दिए थे सभी पीएचसीज के लिए। और इसमें ब्रांडिंग मतलब एक अलग कलर का कोड है जिसमें सर्विसेज का भी वो डिजाइन बने हुए हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट लुक है इसका। हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस, ये मैंने बताया कि ये नई चीज है जो हमें अब प्रैक्टिस करनी है, अभी तक हमने नहीं की थी लेकिन अब हमें करनी चाहिए ताकि लोग बीमार ना हो या हो भी गए हैं तो उनकी बीमारी आगे ना बढ़े। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस गतिविधियां, ये अब आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यूपीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। मेरा सभी मेडिकल ऑफिसर साथियों से अनुरोध है जो मेरे साथ आज यहाँ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, कि आप इस पे अभी से ही सोचना चालू करिए कि मैं अपनी संस्था में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे ये एक्टिविटी हमारी अब चालू हो, डिजीज बर्डन कम हो, लोग स्वस्थ रहें। हम अपने घर से ही सोचें ना, हम कब चाहेंगे कि हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन जो इस एज ग्रुप को पार कर रहे हैं वो बीमार हों? तो हम अपने लिए तो नहीं चाहते, वैसे ही हम कम्युनिटी के लिए भी अगर हम चाहेंगे तो इन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सो दैट इज समुदाय आधारित स्क्रीनिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। और फिर आईटी का उपयोग इसमें है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मैंने बताया कि टैबलेट में जो एएनएम के पास में होती है उसमें सीबैक फॉर्म को डिजिटाइज करते हैं, फिर वो एंट्री होती है, फिर कंप्यूटर पे आ जाता है यूपीएचसी में, और उसके बाद फिर वहां पर हम उसको पोर्टल पर देख करके इतने सारे केस हमारे यहाँ पॉजिटिव हैं, जो एमओ पोर्टल है उसमें हमें दिख जाता है कि इतने केस हमारे यहाँ फील्ड से रेफर हुए हैं जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है या ब्लड शुगर ज्यादा है और इनको हमें जल्दी से देखना है। तो इस तरह से आईटी का उपयोग अब इसमें आ गया है। आईटी का एक और इम्पोर्टेंट उपयोग है टेलीमेडिसिन।
इससे भी लोगों को हम काफ़ी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, जो टिपिकल हमारा पुराना अस्पताल हुआ करता था उससे। टीम के नाम पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, मैं केवल उन्हीं की बात करूँगा कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कह पाते हैं कि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होने के लिए आवश्यक है कि मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस वहाँ पोस्टेड हो, और इसके अलावा जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। मैं इसको आगे दिखाऊंगा। इसमें लेफ्ट साइड वाला पोर्शन छोड़ दीजिए आप, HWC HHC का, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ब्रांडिंग, मैंने बताया आपको, इस तरह के अस्पताल नॉर्मली दिखते हैं। ये आपके यहाँ भी जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी यही कलरिंग और ब्रांडिंग हुई होगी। तो वहाँ पर ये ब्रांडिंग कलरिंग होना चाहिए, वहाँ सिटीजन होना चाहिए, क्या क्या सेवाएं वहाँ उपलब्ध हैं लोगों को। अस्पताल के अंदर एक प्रॉपर वेटिंग एरिया हो जहाँ 20-25 लोग एक बार में आसानी से बैठ सकें। पेशेंट्स एग्जामिनेशन एरिया हो। डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटी, उसके बारे में डिटेल्स में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। ड्रग्स अवेलेबिलिटी, देन वेलनेस एक्टिविटी जिसमें योगा, फिजियोथेरेपी, ग्रुप मीटिंग, ऐसी एक्टिविटी के लिए स्थान हो और सुविधा भी हो। तो आईईसी मतलब तमाम सारी जो बीमारियों के बारे में जागरूकता संबंधी जो हमारे पोस्टर्स होते हैं वो भी डिस्प्ले करवाएं, ताकि लोग, कई बार लोग क्या करते हैं, हमने भी किया होगा जब हम छोटे थे, तो अस्पतालों में जाते हैं, मान लीजिए डॉक्टर साहब से मिलने में टाइम है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो आसपास जो कुछ लगा रहता है हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आईईसी पोस्टर्स का, बैनर्स का ये महत्व है कि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको नहीं देनी पड़ती, ये पोस्टर्स और बैनर्स देते हैं। तो आईईसी डिस्प्ले, फिर वहाँ पर प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। सो ये सारी चीज़ें, पीने का पानी, रनिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो तमाम सारी चीज़ें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये प्रेजेंटेशन हम आपके ग्रुप में शेयर कर लेंगे तो आपको सब मालूम रहेगा कि इतनी चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए। ओके, सो ये तो रिपीटेशन था। जो शहरी क्षेत्रों के बारे में खास तौर पे बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको कि सारी यूपीएचसीज को हम लोग मार्च तक, हमारा टारगेट है कि 2020 तक का प्लान था वैसे तो, लेकिन अब हम कई संस्थाओं को कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, संस्थाएं हमारी बढ़ भी गई थी। पहले केवल यूपीएचसी हमने लिया था, अब हमने सिविल डिस्पेंसरीज को भी शामिल कर लिया, तो अब 313 संस्थाएं हो गई हैं। हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर के पहले इन सबको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करते हैं। ड्रग्स की जहाँ तक बात है तो ड्रग्स के बारे में जो हमारी दूसरी जो डायरेक्टरेट से जो लिस्ट रिवाइज हुई है उसमें अब पीएचसी पर 190 की बजाय 204 तरह की मेडिसिन उपलब्ध होना लिखा गया है, कितनी उपलब्ध होनी चाहिए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मेरे ख्याल से वही नंबर अब लागू होगा। इसमें अगर कोई चेंज है तो मेरे साथ में भी जूही जुड़ी हुई है, सविता जी होंगी, अर्बन हेल्थ से जुड़े हों वो उसे क्लैरिफाई करें कि अगर अर्बन हेल्थ में हमने कोई अलग से लिस्ट दी है तो शायद वो 130 या 140 दवाइयों की थी, क्या हम उसको रिवाइज करने का हमारा प्लान है, या जो हमारा स्टैंडर्ड जो माननीय स्वास्थ्य आयुक्त महोदय ने जो लिस्ट एक जारी की है उनके हस्ताक्षर से 204 ड्रग्स की, वही इस पे लागू रहेगी। तो सर एक तो इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि हम अर्बन की जो लिस्ट है जैसा आप बता रहे हैं डब्ल्यूसी की 204, तो 204 वाली में हम थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहे हैं। जो डिलीवरी पॉइंट्स रिलेटेड जो यूट्रिटोनिक ड्रग्स हैं, हमारी ऑक्सीटोसिन है, ये सब तो ये हटा देंगे हम लोग, और बाकी एज इट इज ड्रग लिस्ट रहेगी। तो राइट, तो ऑलमोस्ट सर अराउंड 181 करीब ड्रग्स हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग इस कार्रवाई को जल्दी कर लेंगे, होपफुली इसी महीने में कर लेंगे, और आपको सभी को इस महीने के अंत में कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आगे और मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, बस सबसे नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ई औषधि सॉफ्टवेयर का हमें इस्तेमाल करते हुए इंडेंट करना है, और इंडेंट के बाद में जो दवाइयाँ हैं वो जब प्राप्त होती हैं तो वो हमें ई औषधि पोर्टल पे ही अपडेट करना है कि हमारे पास इन दवाइयों का इतना स्टॉक है, ताकि हम उसे भोपाल में अपने हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर पाएं कि हमारी इस यूपीएचसी पर कितने तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मान लीजिए जैसा जूही जी बता रही थी अभी, हमने इस महीने के अंत में एक लिस्ट आपको दे दी कि आपके पास ये 180 तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए।
अगर आपके ई औषधि पोर्टल पे अगर हम एक्सेस करके देखें और हमें उसमें मिल रहा है कि 100 तरह की है या 50 तरह की है, तो फिर हम निश्चित रूप से आपके जिले से और आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एज पर ईडीएल सभी दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये तो ड्रग्स की बात थी। डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो इसमें एक नया मॉडल अभी हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है और इसी महीने इम्प्लीमेंट हुआ है प्रैक्टिकली। तो इसमें 2 तरह की जाँचें हैं। टोटल मिला के हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, चाहे वो ग्रामीण हो या अर्बन हो, 45 टाइप की के डायग्नोस्टिक्स अब अवेलेबल है। 45 तरह की जांचें अब आप कर सकते हैं और वो 45 तरह की जांचों में से 34 तरह की जांचें हैं। 34 टाइप ऑफ टेस्ट्स आर कंडक्टेड एट हब। इसमें हब बनाए गए हैं। हब मतलब एक पर्टिकुलर जगह, सेंट्रल जगह, और स्पोक्स यानी उससे जुड़े हुए 3, 4, 5, 8, 10, 15 जितने भी आसपास प्राइमरी दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां से सैंपल्स आएंगे। वहां मेडिकल ऑफिसर लिखेंगे, लोगों को जांच के लिए एडवाइस करेंगे। फिर वहां पर उनकी जो लैब टेक्नीशियन है या स्टाफ नर्स हैं जिनको इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है या दी जाएगी, वो पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। वो सैंपल्स को जो हमारा संस्था है, इसमें जो वेंडर है जिसको ये टेंडर अलॉट हुआ है, साइंस हाउस, उसके रनर बॉय, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन पर्सन हम कहते हैं उसे, एसटीपी, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन पर्सन, वो एक वैक्सीन कैरियर टाइप के डिवाइस में जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, वो सैंपल लेके और स्पोक से हब पर आएंगे। हब जहां पर कि हमने लैब स्टेब्लिश की है, वहां पर सेमी ऑटो एनालाइजर है, वहां पर इम्यूनो ऐसे करने के लिए इक्विपमेंट है, और एक इक्विपमेंट है, 3 तरह के इक्विपमेंट्स वहां पर है, जिसमें कि 34 तरह की जांचें की जाएंगी। और आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वो जो टेस्ट हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हजारों रुपए खर्च करके करते हैं, रुपए हजारों रुपए, अब वो सब आपके हाथों में है टेस्ट करना। आप खुद चाहें तो अपने पेशेंट्स को वो लिख सकते हैं। तो आप ये संस्थान है जो आपको बहुत जल्दी अगले 2, 4, 6 दिन में आपके संस्था के जो लैब टेक्नीशियंस हैं या वहाँ की जो स्टाफ नर्सेज हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि सैंपल कितना कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह से रखना है उसे, और फिर वहाँ से जो इनके साइंस हाउस की तरफ से जो डिप्लॉय किए गए हैं सैंपल ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये व्यक्ति वहां से आपसे कलेक्ट करके और हब तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां से फिर रिपोर्ट ऑनलाइन पेशेंट को भी मिल जाएगी। जैसे हम लोग कभी प्राइवेट लेबोरेटरी में कराते हैं तो हमारे पास एसएमएस आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट तैयार है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, अपना पासवर्ड डालिए और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। वही सिस्टम सेम अब हमने यहाँ कर लिया है। तो इतनी बड़ी सुविधा अब आपको मिल गई है कि 34 तो वो टेस्ट हैं, प्लस 11 वो टेस्ट हैं जो हम कार्ड टेस्ट से करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर आपके स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियंस कर सकते हैं। तो इस तरह 34 प्लस 11 यानी 45 टाइप के जो टेस्ट हैं। इसमें 48 दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये 45 है, मैं टाइप करने में थोड़ा सा एरर हो गई है। सो 45 टाइप ऑफ लैब टेस्ट आर नाउ अवेलेबल थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। टेली कंसल्टेशन के बारे में हम अभी आपसे बहुत ज़्यादा बात करने की अभी आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं ही अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कहाँ रेफर करना ये मालूम है। लेकिन बहुत जल्दी आप सभी एक हब से जुड़ेंगे, टेली कंसल्टेशन के भी हब होंगे जहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो आपको अगर लग रहा है कि ये कार्डियक प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ में ये स्टेज की डायबिटीज़ है और उसमें ये कॉम्प्लिकेशन है, तो आप स्पेशलिस्ट से ओपिनियन ले पाएंगे डायरेक्ट पेशेंट को सामने बिठाकर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। सो दैट दिस, ये राइट साइड वाला पोर्शन इसको आप पढ़ लीजिए कि इसमें इतनी तरह की ट्रेनिंग्स इसमें है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए। तो उसमें 3 दिन की एनसीडी की ट्रेनिंग है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और स्टाफ नर्सेज के लिए। 5 दिन की कैंसर की ट्रेनिंग है। VIA, दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिडिक एसिड, जो कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी भी ट्रेनिंग है। देन ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, कई सारी वो सर्विसेज ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। तो कई सारी सर्विस ट्रेनिंग्स हम लोग कंटिन्यू देते रहते हैं और वो आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये बड़े अच्छे चित्र हैं, आप देखें, आप करवाएं अपनी संस्था पे तो आपको ठीक लगेगा। जो आपकी संस्थाएं हैं वहां पर अगर स्पेस है तो, और आपके आसपास कहीं पर अगर इसमें लिखा हुआ कोई लोकली अवेलेबल योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बस ये है कि वो योगा इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड हो, या तो उन्होंने इसमें योगा में कोई डिग्री ली हो, जैसे कई यूनिवर्सिटीज डिग्री देती हैं उसकी, BA, MA इन योगा, या उसका सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से और प्रॉपर उसका कोर्स किया हो, ऐसे व्यक्ति को ही आप योगा प्रशिक्षक के रूप में रख सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई पर्सन है तो आप अपने
जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है उनके माध्यम से इसका प्रस्ताव भिजवाइए, यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा हमारे यहाँ से, और फिर हम इनको ऑफिशियली आपको अलाउ कर सकते हैं। प्रतिदिन 250 रुपीज का ऑनरेरियम उनको दिया जाता है और महीने में अधिकतम 10 दिन का दिया जा सकता है। यानी कोई भी योगा प्रशिक्षक आपके यूपीएससी कैंपस में, जिसमें जगह है पर्याप्त, वहां आसपास के लोगों को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करा सकता है योगा की, और उसके लिए उसे 2500 रुपये महीने ऑनरेरियम भी मिलता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए आना है सुबह के समय। और अगर कोई ज्यादा एम्बिशियस है और प्रोएक्टिव योगा ट्रेनर है तो ये भी कर सकते हैं कि 10 दिन आपकी संस्था पे आए और 10 दिन आपसे 2 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर जो दूसरी संस्था पर है, ऑल्टरनेट डेज वहां पर जाके भी करा लिया, तो उसका भी एक अपना अच्छा एक इनकम हो जाएगी। जो कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका ऑफिस टाइम या बाहर की नौकरी का समय 10:30 11 बजे 10:30 बजे के बाद में, तो सुबह के समय में वो ये काम कर सकते हैं एंड पीपल लव दिस। तो आप आसपास के अपनी कम्युनिटी के ऐसे लोगों को उसका फायदा पहुंचा सकते हैं जो उसमें विलिंग हो ज्वाइन करने में। तो अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और आपको भी एक पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी करने को मिल रही है, और उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। सो ये योगा के बारे में मुझे बताना था। एक बड़ा अच्छा चित्र था, इसको हमेशा शेयर करता रहता हूँ। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसका था कि लोग सिर झुका के परेशान नहीं बैठे हुए हैं, दरअसल ये ध्यान की मुद्रा में है। तो ये योगा का एक भाग है लास्ट वाला। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त कर रहा हूँ, और आप सभी से मेरी अपेक्षा ये है कि आप अपने संस्था पर अब पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटी देना चालू कर दें, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटी हमारे यहाँ मिसिंग है। हम लोग केवल क्लिनिकल सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन जो आउटरीच सर्विसेज हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जूही बता रही थी कि हम अगर ये पूछते हैं कि कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो मालूम नहीं होता। मैंने भी रिसेंटली जो एक स्वास्थ्य संस्था, शहरी स्वास्थ्य संस्था विजिट की थी, उसमें मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे ही था। हालांकि हमारी डॉक्टर बड़ी वहाँ कॉम्पिटेंट थी और बड़ी नॉलेजेबल थी, और हमने सीखने की भी बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ये नहीं मालूम था कि हमारे एरिया में, ये बंद कर लीजिए माइक अपना। तो उनको भी आइडिया नहीं था कि कितनी गर्भवती महिलाएं हमारे एरिया में होनी चाहिए, हमारे कैचमेंट एरिया में, उनमें से कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या हमें इनको ट्रैक नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैटरनल मॉर्टेलिटी अभी भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी हमारा सबसे सेंसिटिव हेल्थ इंडिकेटर है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी, इसको कम करना है तो हमें इनके सारे कंपोनेंट्स पे इंफॉर्मेशन अपनी रखनी चाहिए, इंक्लूडिंग number of births taking place in your area, including number of ANC cases registered under your area, including number of high risk pregnancies that need to be watched and tracked and examined periodically and to be referred at time। तो वो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक कंपोनेंट की तरफ ले जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे कुलीग मिस्टर श्रीश तिवारी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। एक्चुअली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो रिपोर्टिंग है, ये भारत सरकार के पोर्टल पे होती है, जिसे कहते हैं HWC पोर्टल। तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ ग्रामीण पीएचसी नहीं, अर्बन पीएचसीज भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहां की भी डेली रिपोर्ट उस पोर्टल पे जानी चाहिए। आपने कितने पेशेंट देखे, आज की ओपीडी कितनी थी, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, कितने लोगों को आपने दवाइयां दी, कितने लोगों के आपने डायग्नोस्टिक्स किए। ये बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, केवल ये 5 बिंदु मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, प्लस सम वेलनेस एक्टिविटी। तो ये 4-5 बिंदुओं पर रोजाना हमें रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर की फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी है, और यहाँ पर फुटफॉल इतना है, पेशेंट्स इतने आ रहे हैं, इतने लोगों के डायग्नोस्टिक हो रहे हैं, इतने लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, तभी इसका सही अर्थ निकलेगा। सिर्फ आपने देखा होगा बचपन में कभी एक पोस्टर था, उसमें एक बच्चा है छोटा सा, और उसके आसपास खूब सारे छोटे छोटे पिल्ले हैं, कुत्ते के बच्चे, और वो बच्चे को प्यार कर रहे हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ था, इफ यू लव समबडी शो इट। तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है अगर आप सचमुच कुछ कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पे है, जो हमें करना अनिवार्य होता है, और इससे पता चलता है कि हमारी HWC फंक्शनल है कि नहीं है, आप वहां सेवाएं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जया जी, आपका माइक ऑन हो गया, उसको बंद कर लीजिए जया जाटो।
ओके, सो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग माय कोलीग मिस्टर श्रीश तिवारी कि वो आपको HWC पोर्टल के बारे में दिखाएं कि HWC पोर्टल क्या है और किस तरह से हमें इसमें एंट्रीज करनी है। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है जो मेडिकल ऑफिसर्स हमारे साथ आज ज्वाइन किए हुए हैं कि आप इस पोर्टल को समझ लें और ये इंश्योर करें थ्रू योर स्टाफ, आपकी स्टाफ नर्स भी उसमें अपडेट कर सकती है, लेकिन आप इंश्योर करें कि रोजाना इसकी रिपोर्टिंग हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अब मेरे साथी श्रीश तिवारी आपको पोर्टल के बारे में बताएंगे। थैंक यू। Over to you, Shirish. Thank you so much. Considering the urban health and wellness center part, I'll go through the three types of reporting Hello. system. So just to inform, around 50 participants अभी तक जा चुके हैं हमारे इस ग्रुप से। 250 का मैंने पार्टिसिपेशन देखा। आवाज नहीं आ रही श्री जी, आवाज होते जा रहे हैं। आवाज मुझे तो आ रही है, इसका मतलब आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार आप चेक कर लीजिए। मुझे आ रही है, जबकि हम लोग अलग अलग रूम से कनेक्टेड हैं। आप एक बार अपने एंड पे चेक कर लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है। हमारे पास आ जाओ इधर। अच्छा शिरीष, वो कुछ लगा लो या फिर ईयरफोन वगैरह। स्लो आ रही है आवाज, आ तो रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। आ रही है सर आवाज। आ रही है? अच्छा ओके। तो ओके, सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सर की आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा लाउडली बोलें और ईयरफोन लगा लीजिए। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लिए, मतलब मिल गया फीडबैक कि आवाज कम आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप लोग यस अपना यस माइक बंद कर दीजिए। यस, मैं भी कर लेता हूँ। आवाज आ रही है अभी? आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। आप या तो हेडफोन लगा लो तो शायद कम आ रही ऑडिबिलिटी है। ज्यादा क्लियर रहेगी। एक मिनट में अभी ईयरफोन मंगवा रहा हूँ। ईयरफोन लगा के फिर बात करते हैं। तब तक मैं पहले सर प्रेजेंटेशन शेयर तब करने तक की थोड़ा कोशिश पास कर से रहा हूँ। बोल दो, तब तक थोड़ा पास से बोल दो। और हाँ सर बिल्कुल, मैं माइक की उस पे आ गया, स्क्रीन पे ही आ गया ऊपर सर। नहीं, पहले सर की अच्छी आ रही थी, अब नहीं आ रही है वाले सर की। आवाज तो हमारी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, सर भी बदल गए हैं। अब दूसरे सर बोल रहे हैं। तो पहले वाले सर की ज्यादा अच्छी आ रही थी कि दूसरे वाले सर की? पहले सर पहले की वाले अच्छी। सर की अच्छी से आवाज आ रही थी। हाँ, ये भी अच्छी आएगी, वही ये हम भी अच्छी आएगी कि जो कुछ थोड़ी बहुत कहीं कंप्यूटर या कहीं कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो अब देखिए, आप देख रहे हैं कि उन्होंने ईयरफोन लगा लिए हैं। आवाज आ रही है? अब अच्छी आएगी आवाज। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ यस रही सर, है, आ रही है आवाज। अब ठीक आ रही है। यस सर। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप। कागज और पेन लेके सब कोई बैठे रहेंगे और मैं काफ़ी चीज़ें क्योंकि बताता जाऊंगा ना, आई होप आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। बेसिकली एसडब्ल्यूसी पोर्टल के से बेहतर आपको बेसिक ये था कि एसडब्ल्यूसी है क्या, सर उसका बहुत कंसेप्ट कम आ रही है मैंने आवाज। बताया। क्या? आवाज बहुत कम आ रही है सर। तो मैंने ईयरफोन लगा लिया है। आप लोग वॉल्यूम सर बढ़ाइए बहुत अपने रुक अपने रुक उसका। के आ रही है सर आवाज। बहुत रुक रुक के आ रही है। एक हाँ ये भी सर। आप लोग अपने अपने वॉल्यूम बढ़ा लीजिए डिवाइस का। सर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है सर, आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है सर, लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई होप अभी आवाज ठीक आ रही होगी सबके पास, कट कट के नहीं आ रही होगी। हाँ आवाज सर। आ रही है अभी? थैंक यू।
आ रही है। तो मैं फिर से प्रेजेंटेशन। हाँ सर, आ रही आवाज। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। इसमें एक दैनिक रिपोर्टिंग है, डेली ओपीडी रिपोर्टिंग है, और दूसरी सर्विस डिलीवरी फॉर्म होता है जिसमें हमें जो पूरे मंथ में क्या क्या काम करते हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और एक वेलनेस रिपोर्टिंग का नाम होता है जिसमें हम लोग जो अपनी योग संबंधी या वेलनेस संबंधी गतिविधियां आयोजित करते रहते हैं अपने संस्थाओं में, उसकी रिपोर्टिंग करती रहती है। इसके अलावा और भी कई तरह की रिपोर्टिंग है जो कि एचडब्ल्यूसी से रिलेटेड है, लेकिन एचडब्ल्यूसी पोर्टल पे नहीं होती है। जैसे सर ने बताया, टेली मेडिसिन है, एनसीडी पोर्टल है, आरसीएच के इंडिकेटर्स हैं, टीबी के इंडिकेटर्स हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, सारे एचडब्ल्यू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से रिपोर्टिंग अगर हम बात करें कि इस पोर्टल में कौन सी रिपोर्टिंग होती है, तो सिर्फ इन्हीं प्रकार की रिपोर्टिंग है। एक है डेली ओपीडी, दूसरा है मंथली रिपोर्टिंग जिसे हम सर्विस डिलीवरी फॉर्म बोलते हैं, और तीसरा है हमारा वेलनेस रिपोर्टिंग। पहला हम डेली ओपीडी रिपोर्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एक फॉर्म होता है जो कि डेली बेसिस पे फैसिलिटी इंचार्जेस को हमें भरना पड़ता है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये वेब वर्जन है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक वेब वर्जन है। वेब वर्जन मतलब जो जब एचडब्ल्यूसी पोर्टल पे आप लॉगिन करते तब होता है। ऐसे ही भारत सरकार ने एचडब्ल्यूसी एप्लीकेशन भी बना रखा है। एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका यूज़र नेम पासवर्ड आप एचडब्ल्यूसी पोर्टल में आपके जो जिला एमएलडी अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल में ओटीपी बेस्ड होता है एचडब्ल्यूसी एप्लीकेशन को चालू करने के लिए। तो एचडब्ल्यूसी में डेली ओपीडी रिपोर्टिंग की अगर बात करें हम, तो डेली एंट्री का एक फॉर्म होता है जो कि रेड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें ऐड डेली रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें गिने चुने 4-5 लाइनें होती है जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी रहती है। सबसे पहले आपको डेट का सिलेक्शन करना रहता है। डेट ऐसी होती है कि आज की डेट ही उससे पहले प्रदर्शित होती है, बट आप बैक डेट की एंट्रीज भी कर सकते हैं। जब आप डेट का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आप आज की आपके संस्था में कितनी ओपीडी की गई है उसकी संख्या हमें डालनी रहती है। जैसे ओपीडी मेल, फीमेल, अदर्स। मेल कितने आज आपके यहाँ जिनको ओपीडी की सर्विसेज मिली, कितने ऐसे फीमेल थे जिनको ओपीडी की सर्विसेज मिली। अदर्स में ट्रांसजेंडर के बारे में हमें नंबर लिखना रहता है। तो जो टोटल है वो ऑटोमेटिक इनका सम होके वहाँ पे दिखाई देने लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपीडी में हमें 3 अलग अलग कैटेगरी में हमें जानकारी डालनी पड़ती है कि कितने मेल आए, कितने फीमेल आए और कितने अदर्स कैटेगरी के थे। फिर उसके बाद टोटल पेशेंट डिस्पेंस फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन, मतलब जितनी ओपीडी अगर हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ 50 ओपीडी हुई है तो 50 में से कितने लोगों को आपने निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की हैं उसकी संख्या लिखनी है। यहाँ पे दवाइयों की संख्या नहीं लिखनी है, यहाँ पे भी पेशेंट की ही संख्या लिखनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 50 की ओपीडी हुई थी उसमें से 20 ऐसे लोग थे जिनको आपने दवाइयाँ वितरित की, तो यहाँ पे 20 की संख्या आएगी। उसके बाद आता है टोटल पेशेंट्स हु अवेल्ड फ्री एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विस, मतलब कितने ऐसे पेशेंट्स थे, ऐसे मरीज थे जिन्होंने कोई भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेल की, डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी गई उन्हें। ये भी आपका टोटल ओपीडी के जो नंबर आता है उसके आधार पर रहता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि 50 की ओपीडी अगर की है, उसमें से कुछ ऐसे 10 पेशेंट थे जिन्होंने कुछ टेस्ट कराए, आपके यहाँ से टेस्ट की सर्विसेज ली, तो वो संख्या है। तो टोटल 10 पेशेंट थे तो यहाँ पे 10 का आंकड़ा आएगा। फिर उसके बाद है टोटल पेशेंट रिसीव्ड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे यहाँ आते हैं जिन्हें टेली कंसल्टेशन देना पड़ता है, अपने विशेष चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराते हैं टेली कंसल्टेशन से, ई संजीवनी के माध्यम से फ़ोन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स 2, 3, 4 ऐसे कम पेशेंट्स होते हैं। अगर कोई ऐसे 50 के जो आपको टोटल ओपीडी है उसमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिन्होंने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सर्विसेज ली, तो वहाँ पे उनका संख्या लिखना पड़ता है। तो उसके नीचे आता है वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन रहता है इसमें यस और नो का। तो डेली सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पे हाईलाइट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 अलग तरीके से रिपोर्टिंग रहती है। एक्चुअली ये वेलनेस रिपोर्टिंग अगर हम बात करें तो उसका एक सेपरेट फॉर्म है, सेपरेट एक मॉड्यूल है जहाँ पे वेलनेस रिपोर्टिंग होती है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे भी जानकारी मांगती है। उसके जानकारी मांगने के पीछे का कारण, जो उद्देश्य ये है कि हम डेली बेसिस से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम या बड़ी बड़ी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, बट कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे यहाँ या कुछ कभी एकत्रित हो गए, तो हम डेली बेसिस में कुछ ना कुछ गतिविधियाँ, योग की गतिविधियाँ हैं, कोई काउंसलिंग सेशन है, न्यूट्रिशन की काउंसलिंग है, फैमिली हेल्थ की काउंसलिंग है, तो जिस तरह की भी काउंसलिंग हम करते रहते हैं वो सारी एक तरीके से वेलनेस सेशन कहलाते हैं।
तो अगर ऐसी एक्टिविटीज भी हम करते रहते हैं तो वो भी हमारे ओपीडी का एक पार्ट होता है। तो उस तरह की अगर कोई सर्विसेज हमने ऑर्गेनाइज की है, किसी पेशेंट्स को हमने दी है वैसी सर्विसेज, तो उसकी संख्या हमें बतानी पड़ती है। तो अगर आपने कहा यस आपने दी है, तो कितने लोग थे ऐसे, तो वो लोग को आपका उसका नीचे फिर एक बॉक्स से नीचे ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको नंबर लिखना पड़ता है। ये तभी ओपन होता है जब आप उसको यस करें। अगर आप नो कर देंगे तो वो बॉक्स ओपन नहीं होगा, आपको कोई नंबर नहीं डालना पड़ता है। सो आई रिपीट, सबसे पहले आपको डेट डालना है, दूसरा आपको ओपीडी में मेल फीमेल का नंबर डालना है, तीसरे में मेडिसिन डालना है, चौथे में कितने पेशेंट जिन्होंने टेस्ट लिए उनका नंबर डालना है, पांचवें में आपने कितने लोगों की टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दिलाई उनका नंबर डालना है, और छठवां रहता है कितने लोगों ने वेलनेस सेशन किया। तो सिर्फ ये 6 आंकड़े आपको यहाँ पे भरने रहते हैं। इसके आधार पे आपका डेली ओपीडी कंप्लीट हो जाता है। नीचे एक सबमिट की बटन होती है, आप उसे सबमिट कर देंगे, वो आपकी संस्था के रिकॉर्ड में चला जाता है। इस रिकॉर्ड को आपके जिले से लेके पूरे भारत सरकार तक इस चीज़ की रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कोई संस्था दैनिक कितनी रिपोर्टिंग कर रही है, किस तरह कितने पेशेंट्स का फुटफॉल बढ़ रहा है, कितने पेशेंट्स लोग आपके से दवाइयाँ ले रहे हैं, कितने योगा सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है, कुछ संस्थाएं ने ऐसी रिपोर्टिंग भी कर रखी है कि पेशेंट्स नहीं आए हमारे यहाँ, या फिर हम संस्था में नहीं गए हैं, आज हमारी बंद थी तो हम जीरो रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो जीरो रिपोर्टिंग हमें नहीं करना है। हम ध्यान दें जब पेशेंट्स, कोई संस्था बंद है जिस दिन उस दिन की रिपोर्टिंग ना करें। जीरो रिपोर्टिंग करना एक गलत मैसेज जाता है संस्था के बारे में। जैसे कि अगर आप 3-4 दिन से लगातार जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, संस्था ज़्यादा रिपोर्टिंग करती है जीरो के बारे में, इसका ये मतलब होता है कि उस संस्था का कोई वहाँ पे एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा रहता, लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं, आपके सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, मतलब उस संस्था की कोई उपयोगिता ही नहीं रही है। तो इस तरह भारत सरकार हमसे सवाल पूछता है कि इतनी बड़ी संस्था हम वहाँ पे निर्मित कर रहे हैं, एचआर डिप्लॉय कर रहे हैं, सारी सर्विसेज दे, तो भी अगर फुटफॉल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि संस्था के बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं या फिर गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों से हमें बचना होगा, और हमें सही और जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, जो आप अपने डेली ओपीडी का रजिस्टर भी होता है उसमें रिपोर्ट करें, वही आंकड़े यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। जैसा भी वेलनेस के बारे में बताया था कि यस और नो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आपका डेली ओपीडी के बारे में आ जाता है। इसी के कंटिन्यूएशन में एक वेलनेस का भी हमें रिपोर्टिंग करना रहता है। वेलनेस की रिपोर्टिंग अब फिलहाल पोर्टल में से हटा दी गई है, सिर्फ आप SWC एप्लीकेशन के माध्यम से ही करते हैं, जिसमें आपको अपना डेट इवेंट का क्या है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। हेल्थ प्रमोशन या एक्टिविटी का डे होता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने पहले से ही बैकएंड में एक इंफॉर्मेशन डाल के रखी हुई है कि जितने भी हेल्थ डेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे अभी कैंसर डे है, आने वाले मंथ में हमारा विमेंस डे आएगा, एड्स डे है, जितने भी इस तरह के 36-39 हमारे हेल्थ डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं, वो ऑलरेडी फीड है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 तारीख को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो जैसे अगर आज 1 दिसंबर होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आने लग जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो अब आप जो भी गतिविधियां ऑर्गेनाइज करेंगे आज हम, वो वर्ल्ड एड्स डे के नाम से कर रहे हैं, और उसके जागरूकता, उससे संबंधित कोई गतिविधियां आयोजित करते हैं। तो ये चीज़ें भारत सरकार ने पहले से इनेबल कर रखी हैं, लेकिन आप वेलनेस डे के अलावा, हेल्थ डेज के अलावा भी गतिविधियां ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई योगा डे है, साइक्लोथॉन है, कोई डांस कंपटीशन है, जुम्बा है, किसी भी तरह की एक्टिविटी बड़े पैमाने में अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी रहती है, जिसमें आप इवेंट का नाम लिखेंगे। इवेंट में कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं कि एक दूसरे से बात करना, या साइकिल चलाना, लोगों को काउंसलिंग करना, डिस्कशन करना, एक फोरम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना। तो ये सारी चीज़ें, कई तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। तो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। इसके बाद एक्टिविटी में जब करते हैं तो एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई अगर वॉकाथॉन या साइक्लोथॉन की है तो किस तरह की एक्टिविटी, कहाँ से कहाँ तक गए थे, उस जगह पे गए थे, कितने किलोमीटर की थी, वो करना रहता है। दूसरी एक्टिविटी की है तो उस एक्टिविटी के डिटेल्स देना पड़ेगा, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साइक्लोथॉन किया हुआ, साइकिल की रेस लगवाई थी, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। कोई और एक्टिविटी की तो उसमें कितने पार्टिसिपेट्स किए थे, और उसके साथ ही उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की जो आपने ऑर्गेनाइज की है उसकी एक कम से कम 2 MB की कोई एक फ़ोटो, हमें अच्छी सी फ़ोटो अपलोड करनी है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अच्छी से अच्छी एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट, जब खींच बहुत सारी फ़ोटो हम क्लिक करते हैं, लेकिन कोई अच्छी फ़ोटो ही सेलेक्ट करें जो भारत सरकार के पास जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के द्वारा ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी जाती हैं, आपत्तिजनक फ़ोटो अपलोड कर दी जाती हैं, सेल्फीज़ अपलोड कर दी जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये गलत ही मैसेज जाता है भारत सरकार के पास। तो हमें इसको 4-5 चीज़ें रहती हैं जो रिपोर्टिंग के पर्पज़ से रहती हैं, वो आप
इंडिकेटर से आसानी से भर सकते हैं। और आखिरी में एक सबमिट की बटन होती है, उसमें आप सबमिट की बटन दबाएंगे, रिपोर्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्म है, एक डेली ओपीडी था और एक वेलनेस रिपोर्टिंग था। ये डेली ओपीडी हमें दैनिक रूप से करनी रहती है। जिस दिन भी ओपीडी होगी, जिस दिन भी संस्था खुलेगी, जितने भी पेशेंट आएंगे उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भरनी है। और वेलनेस एक्टिविटी जब है, जब हम कोई बड़ी एक्टिविटी करते हैं, कोई अच्छी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में हमें रिपोर्टिंग करना है, तो हम वेलनेस एक्टिविटी में करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर्विस डिलीवरी, एक जो फॉर्मेट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, उसके बारे में कि उसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं। आई होप आप लोग सुन रहे हैं इसको ध्यान से। तो अब मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्टिंग की बात करेंगे। मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्टिंग में ये बेसिकली मासिक आधार पर रिपोर्टिंग करनी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो हम जनवरी की रिपोर्टिंग करेंगे। भारत सरकार ने भी ऑप्शन ओपन करके रखा है कि जनवरी से पीछे भी अगर हमें रिपोर्टिंग करनी, किसी मंथ की रिपोर्टिंग हमसे छूट गई है, तो उसकी हम रिपोर्टिंग कर सकें। तो इसी में आप देखेंगे अभी भी ये पोर्टल का ऑप्शन है, जिसमें डेटा एंट्री पे आप जब क्लिक करते हैं तो एड्स SD सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री का एक ब्लॉक आ रहा है, टैब आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा एक फॉर्म ओपन होता है, जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें आपको जानकारी भरनी रहती है। मंथली है इसलिए इसमें ज़्यादा जानकारी है, क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, एक एक दिन की जो टोटल होते हैं, पूरे जितने दिन संस्था में कार्य हुए हैं उस सब का टोटल आता है यहाँ पे। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन बढ़े, इसके पहले एक रफ वर्क में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही इसमें भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पोर्टल बनाया, इसमें एडिट के ऑप्शन रखे हुए हैं कि आपसे कभी भूल चूक, कभी कोई गलतियां हो जाती है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि ऐसी गलतियां ना करें हम। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले हम फॉर्म को समझें कि फॉर्म में है क्या क्या चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, उसे हमें किस तरीके से भरना है और कब भरना है। अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे और सही से इन्फॉर्मेशन राज्य के लिए भी भेजेंगे और केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी भेजेंगे। तो सर्विस डिलीवरी में पहले आपको मंथ को सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस मंथ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप फरवरी में हैं तो आप फरवरी की रिपोर्टिंग नहीं, पीछे के मंथ की रिपोर्टिंग करेंगे। तो पहले आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया है, उसके नीचे कम्युनिटी आउटरीच का ऑप्शन आता है, जिसमें इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड लिखा हुआ और सी बैक चेकलिस्ट फील्ड। कोई यहाँ पे बता सकता है भी कि क्या है इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड और सी बैक फील्ड? कोई एक? अभी सर ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में इसके बारे में बताया था। कोई जिसके बारे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो? क्या अर्बन एरिया में एक सा काम नहीं कर रहे क्या इसको हम? एनीवन? इंडिविजुअल्स इम्पैनल में सर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वाला जो ऑप्शन आता है वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, कम्युनिटी आउटरीच में लिखा हुआ है एक इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड और एक लिखा हुआ है सी बैक फील्ड। क्या होते हैं ये? सर इंडिविजुअल जो दे रखा है सर, इसका मतलब ये है कि टोटल आपके मंथ में कितने ओपीडी में पेशेंट आए और कितने को आपने मतलब उसको सर्विसेज दी, वो इसमें आ जाएगा कम्युनिटी बेस्ड। अच्छा, और कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड में सी बैक फील्ड? सर ये असिस्मेंट चेक लिस्ट में सर, जैसे एग्जाम्पल जैसे 100 पेशेंट आए हैं टोटल मंथ में, उसमें से अपन ने उसमें से कितने पेशेंटों का अपन ने उसका चेक किया है, अच्छा, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। कोशिश की है आपने। और कोई कोशिश करना चाहेगा, अपना प्रयास करना चाहेंगे? ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि प्रदेश के सारे भी अर्बन हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के हमारे साथी लोग जुड़े सर, हैं, ऐसे भी एक ने रेस्पॉन्स किया है। कोई और गुड बताना इवनिंग चाहेगा? सर, डॉक्टर मनिका राणा फ्रॉम यूपीएचसी हाथीखाना ग्वालियर। सर इंडिविजुअल हाँ इम्पैनल्ड हाँ, वो बताइए। सारे लोग आएंगे 30 इयर्स के ऊपर, जिनकी भी आप स्क्रीनिंग करते हैं, जिनको भी आप एलिजिबल समझते हैं कि इनकी एनसीडी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो सारे 30 इयर्स के ऊपर वाले लोग इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड में आते हैं। हाँ, और उसमें से कितने लोगों का सीबैक फॉर्म भर के स्कोर 4 के ऊपर आया है, वो सारे सीबैक चेकलिस्ट में आते हैं।
अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी अच्छी कोशिश की। इतना तो हमें पता चल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो टाइम का सदुपयोग करते हुए मैं यहीं पे से कंटिन्यू करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि जो इंडिकेटर्स की बात अब यहाँ से हम बात करेंगे ना, सारे इंडिकेटर्स में आगे आने वाले 2-3 माह में आपके इंसेंटिव के रूप में बनने वाले हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पीएचसी और अर्बन पीएचसी के इंसेंटिव का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया है। आगामी 2-3 माह में इसके पोर्टल में मॉड्यूल डेवलप होगा, और ये जानकारी जो अभी आप थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, इसके बेस पर आपको इंसेंटिव मिल रहा है। आश्चर्य की बात थोड़ा सा मेरे लिए ये है कि पिछले 1.5 साल से ये योजना प्रदेश में चल रही है, निरोगी काया अभियान चलाया है, तभी जानकारी नहीं है, थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। एनीवे, कम्युनिटी आउटरीच में इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड और कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट के बीच में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। पहला फर्क है जो अपनी डेफिनेशन अभी जो डॉक्टर राणा जो है बता रही थी कि इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड में 30 वर्ष के ऊपर और नीचे का फर्क नहीं होता है। आप जब भी कोई सीबैक फॉर्म भरते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन हम भरते हैं जिसमें डिटेल्स होती हैं सारी, उसमें नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम लिखे जाते हैं, वो चाहे 30 वर्ष के नीचे हों या 30 वर्ष के ऊपर हो। इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड में सारे घर के सदस्यों की जानकारी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर में जाते हैं और एक कोई पर्सन है या हस्बैंड वाइफ है जो कि 30 वर्ष के ऊपर है, लेकिन उनके घर में उनका कोई बच्चा है या कोई उनके घर में कोई अन्य सदस्य हैं जो कि 30 वर्ष के नीचे हैं, तो अगर ऐसे 3 लोग और हैं जो कि 30 वर्ष से नीचे हैं, तो टोटल इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड 5 हो जाएंगे। 2 30 वर्ष के ऊपर हैं, 3 30 वर्ष के नीचे हैं, कोई भी उम्र हो उनकी। इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड 5 है। लेकिन जब हम कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड की बात करेंगे तो सिर्फ हमने 2 ही फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके हम फॉर्म भर रहे हैं। तो सीबैक फॉर्म भरे जाएंगे 2, लेकिन इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड हो गए 5। तो लेकिन अगर हम एक पूरे वार्ड की बात करें या पूरे एक कॉलोनी की बात करें जहाँ पे कम से कम 400, 500, 1000 लोग रहते हैं, तो जब उस पूरे एरिया का हम फॉर्म भरेंगे तो सीबैक फॉर्म का नंबर हमेशा कम रहेगा, इंडिविजुअल्स इम्पैनल का नंबर हमेशा ज़्यादा रहता है। ये एक लॉजिक लगा रहता है इसमें। अक्सर ये पाया जाता है, जब तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 साल का, इसमें अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे ओपीडी का नंबर डाल देते हैं, जितने सीबैक फॉर्म भरे पूरे साल भर में उसका टोटल डाल देते हैं, कई तरह की गलतियां करते हैं। गलतियां करने के पीछे कारण ये रहता है कि वो अभी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पा रहे हैं। इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही आधार है कि आपने पार्ट ए में कितने नंबर भरे हैं, कितने लोगों की जानकारी भरी है। तो जितने भी सीबैक फॉर्म भरे सबके साथ उसका पार्ट 1 होता है, सारे का नंबर होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। दूसरी बात, जब ये सीबैक फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आप एनसीडी पोर्टल में चढ़ाते हैं तो उसमें सारे इंडिविजुअल्स इम्पैनल का नाम भी लिखा जाता है। तो वहाँ से भी आपको मंथली बेसिस पे इंडिविजुअल्स इम्पैनल का नंबर टोटल मिल जाता है। उसी प्रकार आपको सीबैक का नंबर मिल जाएगा। तो जब भी आपको सोर्स की बात करें, मैंने पहले ही बताया था, आपको मालूम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है। तो सीबैक फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है और इंडिविजुअल्स इम्पैनल की इन्फॉर्मेशन है आपको एनसीडी पोर्टल से मिलेगी। ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है कि आपने एनसीडी पोर्टल में कितने सीबैक फॉर्म दिखाए, कितने इंडिविजुअल्स इम्पैनल दिखाए हैं और सर्विस डिलीवरी फॉर्म में कितना रिपोर्ट कर रहे हो। तो मंथ के एंड में 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक के बीच में कितने सीबैक फॉर्म भरे गए, उसमें से कितने उस फॉर्म के अंतर्गत कितने लोग इम्पैनल्ड हुए, उन दोनों के आंकड़े यहाँ पे भरे जाते हैं। लॉजिक हमेशा ध्यान रखिएगा, सीबैक का नंबर हमेशा कम आता है और इंडिविजुअल्स इम्पैनल का नंबर हमेशा ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने एनसीडी स्क्रीनिंग का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, सीबैक फॉर्म भर लिए हैं, लोगों को इम्पैनल कर लिया है, इसके आगे आते 3 स्टेप होते हैं। जो भी पर्सन के हम सीबैक फॉर्म भरते हैं उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। स्क्रीनिंग के बाद हो सकता है वो पेशेंट पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के बाद उसका फर्दर हमने और अच्छे से डायग्नोसिस किया तो हो सकता है पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद उसे हम ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो इन तीनों के अलग अलग हमें नंबर भरने पड़ते हैं। मैंने पहले बताया था क्योंकि ये मंथ का टोटल का फॉर्म है तो हमें यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एनसीडी से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीजें आपको एनसीडी पोर्टल में मिलती हैं। तो पहले अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो इसमें आपने जब सीबैक फॉर्म भरा है, फॉर एग्जांपल हमने 50 लोगों का सीबैक फॉर्म भरा है, उसमें से आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, तो मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और अदर्स में ट्रांसजेंडर। यहाँ जहाँ कहीं भी अदर्स लिख के आता है मेल फीमेल के बाद, वहाँ पे ट्रांसजेंडर की बात होती है। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग उसको समझ जाइएगा। मेल फीमेल में यहाँ पे आपने
मैंने बताया 50 फीडबैक फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है आपने 10 फीमेल थे, 15 मेल थे, तो टोटल 25 लोग के अभी तक आपने स्क्रीनिंग की है इस मंथ में। 50 है, 25 लोग की नहीं की है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नंबर जो 25 है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब ये लॉजिक यहाँ भी सेट रहता है कि आपने सीबैक का जो नंबर लिखा है उससे ज़्यादा की स्क्रीनिंग यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। दूसरी चीज, डायबिटीज में कितने मेल फीमेल का आपने लिखा है, तो इसका भी टोटल आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ओरल कैंसर में आएगा, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में मेल नहीं आते, इसलिए सिर्फ फीमेल का नंबर हमें लिखना रहता है। अब आते हैं डायग्नोस्ड में, कितने ऐसे पेशेंट थे स्क्रीनिंग करने के बाद डायग्नोसिस की गई, डायग्नोसिस में पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे जो मेल फीमेल का नंबर रहेगा ये आपके स्क्रीनिंग के नंबर से निकल के आते हैं। क्यों? सीधी सी बात है इससे कि हम पॉजिटिव या डायग्नोसिस उन्हीं पेशेंट का कर रहे हैं जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है, तो जो नंबर आएगा वो हमेशा जो इंडिविजुअल से स्क्रीन्ड है उससे हमेशा कम रहता है। डायग्नोसिस का नंबर कभी इंडिविजुअल से स्क्रीन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कभी ऐसी जानकारी को गलत ना भर दें कि इस डायग्नोसिस में नंबर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं, और इंडिविजुअल स्क्रीन में नंबर हमेशा कम लिख रहे हैं। उसके बाद एक कॉलम है हाइपरटेंशन इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट का आता है, सेम यही कॉलम है, इसमें बॉक्स लगा हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सेम ऐसे नंबर उसमें भी लिखने रहते हैं, मेल फीमेल अदर, टोटल ऑटोमेटिक वहाँ पे टोटल हो जाता है। इसमें एक यहाँ पे कैच रहता है, कैच ये है कि ट्रीटमेंट का नंबर हमेशा इंडिविजुअल चलता रहता है, ये डिपेंडेंट नहीं है आपके डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग का नंबर या सीबैक के नंबर पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ट्रीटमेंट में कोई भी पेशेंट इसी महीने बस ट्रीटमेंट नहीं लेता है, वो कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। कई पेशेंट, हो सकता है कुछ पेशेंट दिसंबर वाले होंगे, कुछ पेशेंट नवंबर वाले होंगे, कुछ 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपके, तो ट्रीटमेंट का नंबर हमेशा हो सकता है ज़्यादा निकले आपका। तो लॉजिक समझिएगा, ट्रीटमेंट में पेशेंट हमेशा पुराने भी चलते आते रहते हैं। इस महीने के 4 पेशेंट थे, लेकिन पिछले महीने के 20 पेशेंट और थे जो दवाइयाँ ले रहे थे, तो ट्रीटमेंट में आपका क्यूमुलेटिव आएगा हमेशा कि आपके ज़्यादा पेशेंट हैं जो कि ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। उसी प्रकार हम ट्यूबरकुलोसिस की भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में कितने पेशेंट को आपने रिफर करते हैं हमेशा, क्योंकि ये सब सेंटर लेवल का फॉर्म बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनिंग का कोई प्रोसेस नहीं रहता है, और अपने अर्बन है पीएससी में भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर नहीं बना हुआ है या डायग्नोसिस सेंटर नहीं है, तो वहाँ पे भी लोगों को, पेशेंट्स को वहाँ से रिफ़र करेंगे। तो कितने ऐसे मेल थे, कितने फीमेल थे जिनको हमने रिफ़र किया, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए, और उसमें से कितने लोग ट्रीटमेंट में हैं। यहाँ पे भी ट्रीटमेंट का नंबर हमेशा ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के नंबर पे। तो ये ट्रीटमेंट के फिगर को हमेशा समझना है, और स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस का नंबर यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो भी आंकड़े भरे आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरे, एनसीडी पोर्टल से देख लें। ट्यूबरकुलोसिस का डेटा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा एनसीडी पोर्टल से, ये आपको हो सकता है आपको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा, या तो निश्चय में आपका अगर डेटा एंट्री स्टार्ट हो गई होगी तो निश्चय से आपको डेटा मिलेंगे। फिर आता है उसके बाद मेडिसिन का एक रहता है बॉक्स, ये भी छोटे छोटे आंकड़े रहते हैं, जिसमें आपको भरना पड़ता है कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दिस सेंटर, मतलब आपके संस्था से एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी गई। अब यहाँ पे एक लॉजिक ये रहता है कि जितने भी पेशेंट को आप मेडिसिन दोगे वो तो आपके यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, तो आपने जो फिगर ट्रीटमेंट में बताया होगा हाइपरटेंशन पे कि टोटल हमारे यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट हैं, तो 10 पेशेंट्स में आप कितने पेशेंट को यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कितना ज़्यादा नंबर हम यहाँ ना बताने लग जाए कि यहाँ पे 10 पेशेंट वहाँ बता रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं 50, तो 40 पेशेंट गए कहाँ, कहाँ किसका नंबर लिख रहा है यहाँ पे, तो लोगों से अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं। सेम ऐसी एंटी डायबिटिक मेडिसिन में है, अगर आपने वहाँ पे टोटल कितने पेशेंट हाइपर डायबिटीज़ के बताए हैं, उसमें से कितने पेशेंट जिन्हें आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन आपके यहाँ से आपकी संस्था से दी जा रही है। सेम ऐसे डॉट्स का रहता है टीबी पेशेंट्स के बारे में, कितने पेशेंट्स आपने ट्रीटमेंट में बताए हैं और कितने पेशेंट को आप दवाइयाँ दे रहे हैं यहाँ से। तो ये 3 प्रकार की दवाई की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नंबर्स के माध्यम से दी जाती है। फिर आता है डायग्नोस्टिक्स का। डायग्नोस्टिक्स में बेसिकली 2 ही इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारा बीपी अपरेटस है, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्लूकोमीटर है। फंक्शनल ग्लूकोमीटर में हमें सेलेक्ट करना रहता है और बीपी अपरेटस में कि यस और नो, चालू है या नहीं है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो कर देंगे। ग्लूकोज, हमें पे ग्लूकोज स्ट्रिप का नंबर भी लिखना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जनवरी के लास्ट डे तक, जनवरी मंथ के लास्ट डे में कितने रात में लगे जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर बहुत साहब थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए।
स्टाफ नर्स तो ग्लूकोज तो मतलब वो वहाँ रहेगी पीसी सेटिंग। हाँ यहाँ व्यवस्था करना रुकने की, यहाँ रुकने की व्यवस्था करा, वो वहाँ रह सके। हाँ वो वहाँ रह सकती है तो डॉक्टर साहब, दूसरा डॉक्टर डॉक्टर तो बॉस नहीं रह साहब सकता। म्यूट कर लीजिए। हाँ फिर सो ग्लूकोज स्टेप का फिगर हमें मंथ के एंड, जिस मंथ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस मंथ के एंड में क्या क्लोजिंग स्टॉक था वो हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी रहती है, फॉलोड बाई परफॉर्मेंस बेस्ड एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव। अभी यहाँ पे सीएचओ का क्योंकि मॉड्यूल है तो बोल रहे थे सीएचओ की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि सीएचओ को इंसेंटिव मिला है कि नहीं मिला है, और दूसरा टीवीआई होता है जो कि आशा एमपीडब्ल्यू को मिलता है। बट अपने यहाँ यूपीएससी में ये अर्बन में टीम बेस्ड इंसेंटिव का कंसेप्ट आ रहा है जो कि आगामी 2-3 माह में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप लोग को अपना इन्फॉर्मेशन भरना रहेगा कि आपको इंसेंटिव उस मंथ का मिला है कि नहीं मिला है, और आपकी टीम में जो लोग रहेंगे उसके एलिजिबल रहेंगे जिनको भाग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा, उनमें से कितने लोगों को इंसेंटिव मिला है या नहीं मिला है वो आपको इसमें यस और नो के ऑप्शन में बताना रहता है। तो यहाँ पे आप यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं और सिमिलरली आप अपने टीवीआई में यस और नो सेलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपके रिकॉर्ड में चला जाता है। इन केस कभी आपसे त्रुटियां हो जाती हैं, कोई भूल चूक हो जाती हैं या कोई गलतियां गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं हमसे, तो आप इसको एडिट केस में जाके इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप पुरानी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं। बट अभी ये लिमिटेड ऑप्शन रखा गया है, कुछ ही महीने तक आप पीछे जा सकते हैं, 4 महीने 5 महीने, ये नहीं कि आप साल भर पुरानी रिपोर्ट जाके एडिट करेंगे। एक बार जो रिपोर्ट पिछले 6 महीने के पीछे चली जाती है उसको फिर जरूरत आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए हम पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह एक जारी कर लें, एक जगह एक रजिस्टर में या प्रिंट आउट बना के रखें जहाँ पे इसको हम पहले भर लें, उसके बाद ही इसको इन्फॉर्मेशन इनपुट करें सो दैट की गलतियां ना हो हमसे। मैंने 199 पार्टिसिपेशन थे उस तब से स्टार्ट किया था, तो 137 लोग बचे हैं, कब हो गया। So this is all for SWC portal. There are 3 types of reporting. I'm just revisiting to the number of reporting method. एक daily OPD है, second is service delivery है, and the third one is wellness reporting. ये 3 तरह की रिपोर्टिंग है। मेरा भी यहाँ सभी जो जुड़े हुए हैं जिले से, हमारे प्रदेश के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से, कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके ABSWC एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिला एमएनडी अधिकारियों से आप अनुरोध करेंगे तो वो आपको एक मैसेज गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से भिजवाएंगे। आपके मोबाइल पे वो लिंक आ जाती है, आईडी पासवर्ड आ जाता है, उससे आप लॉगिन करिएगा। उसमें एक बार OTP मांगेगा आपसे, आप अपना नंबर डालेंगे, OTP लेंगे, आपके पास OTP आएगा, इंटर करेंगे और आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता है। आपकी पुरानी एंट्रीज अगर कोई पोर्टल के माध्यम से की होंगी तो वो भी उसमें दिखने लगेंगी, और आप नई एंट्रियां आगामी दिवस के आगामी माह की रिपोर्टिंग भी आप उसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि इसके बारे में भी चेक करता रहता है कितने ऐसे लोग हैं जो लोग एप्लीकेशन से एंट्री करते हैं, कितने लोग पोर्टल से एंट्री करते हैं, तो बेहतर होगा कि हम भी इसी के माध्यम से एंट्री करें और अपने जो रिपोर्टिंग मेथड है, जो सिस्टम है, उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन करें और अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सकें। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जूही मैडम आप हैं क्या? जी जी जी। तो और डिस्ट्रिक्ट से और भी लोग जुड़े हैं क्या अभी? डिस्ट्रिक्ट से ये सारे APM जुड़े हैं, DPM जुड़े हैं, और अर्बन नोडल अधिकारी जुड़े हैं जो DHO हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और सारे ओके मेडिकल ऑफिसर, आशा, ANM। ओके, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट्स के खासकर नोडल ऑफिसर्स हैं जो APM से, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी आपके अर्बन वाले ग्रुप में कि कुछ फैसिलिटीज़ अभी हमारी नॉन ऑपरेशनल दिखाई दे रही हैं। अभी सर ने जैसा आपको बताया है, तो बेसिकली आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, APM और नोडल ऑफिसर्स के लिए। दे आर बेसिक 6 क्राइटेरिया, 6 ही ऐसे बिंदु होते हैं जिसके आधार पर किसी भी फैसिलिटी को पोर्टल में ऑपरेशनल माना जाता है। पहला क्राइटेरिया होता है HR, जिसमें मेडिकल ऑफिसर को हम मानते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है ट्रेनिंग, जिसमें NCD ट्रेनिंग को हम मानते हैं। तीसरा क्राइटेरिया होता है डायग्नोस्टिक्स। चौथा क्राइटेरिया होता है ड्रग्स की अवेलेबिलिटी। पांचवा क्राइटेरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांडिंग, जो आरोग्यम के लोगो वगैरह दिखते हैं आपको।
टोटल 5 क्राइटेरिया मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 आपका HR हो गया, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा डायग्नोस्टिक, चौथा ड्रग्स, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांडिंग, और जो छठा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे वो फैसिलिटी ऑपरेशनल मानी जाती है वो है NCD स्क्रीनिंग वहाँ पे की जा रही है या नहीं। अगर ये 5 क्राइटेरिया को पोर्टल के एंट्री फॉर्म में हम यस कर देते हैं तो फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाती है। तो मेरा सभी ये जिला के जो नोडल अधिकारी हैं और APM हमारे साथी लोग हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके HWC पोर्टल में आपके डिस्ट्रिक्ट के MND अधिकारी लोग जानते हैं इसके बारे में, उनसे थोड़ा सा समन्वय कर लें, 5-10 मिनट का समय लें। हमने लिस्ट साझा करी है, अभी फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम लिस्ट शेयर कर देंगे आपके साथ। उन सारी फैसिलिटीज़ को ऑपरेशनल कराइए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा सा एक लक्ष्य है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा संस्थाएं आने वाली हैं आपके जिले में, आपके शहरी क्षेत्र में हमें बनाना है, क्रियाशील करना है, और बहुत सारे कार्य उसके संबंधित हमें करने हैं। लेकिन अगर हम फैसिलिटी की रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, फैसिलिटी को दिखाएंगे नहीं, तो वो काम भी भारत सरकार मानता नहीं है। तो हमें अपने काम तो साथ में साथ करना ही है, लेकिन उसका रिपोर्टिंग भी हमें उससे बेहतर करके दिखानी है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इसको रिपोर्टिंग को पोर्टल में सही करें और उन फैसिलिटीज को ऑपरेशनल बनाएं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज सम क्वेरी यू मे आस्क, और थैंक यू। ओवर टू यू जूही। थैंक यू सो मच। आप लोगों की HWC टीम से अगर कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तिवारी सर एंड श्री जी, मैं बताना चाहूंगी कि आपकी टीम के सहयोग से हमने पूरे अर्बन फैसिलिटीज के जितने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं तो सभी को प्रशिक्षण भी हमने प्रदान किया गया है कि जो अभी आपको फॉर्मेट बताया जा रहा था कि डेली रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग कैसे करना है, कैसे फैसिलिटी को HWC पोर्टल में रजिस्टर करना है। तो ये कुछ नया कार्य नहीं है, आपको इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण को दिया जा चुका है। अगर उसके बाद भी अगर ये स्थिति रहती है कि ये जो हमारा 157 फैसिलिटीज का आंकड़ा है, जो हमारी मैप है पोर्टल पे, अगर ये नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब कि भाई या तो आप लोगों ने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया या आपको समझ में नहीं आया। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और ये काम करिए। जैसा अभी आपको बताया कि बहुत बड़ा काम नहीं है, कुछ 6-7 क्राइटेरिया हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आपकी संस्थाओं के ऊपर आप सारे क्राइटेरिया मेट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उस पर आपको अपग्रेड करना है। आपके जिले के जो MND है आप उनसे समन्वय करिए, उनसे संपर्क करिए। हार्डली इट विल टेक अ डे, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर ये 1 महीना 2 महीना